हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी सीपीओ एसआई 2024 के लिए हमने ये सीरीज चला रखी है, जिसमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। साथ ही साथ में आपको बहुत सारे मैं फैक्ट्स भी बता रहा हूँ। अगर आप बेसिकली किसी की भी तैयारी कर रहे हो जीके जिसमें आता है, तो अगर आप ये सेशन देख लेते हो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है आप लोगों को। प्रीवियस ईयर के प्रीवियस भी आप जाके देख सकते हो, मैंने जो वीडियो बनाई है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप, करेवा करेवा की जो फॉर्मेशन है ना, करेवा की जो फॉर्मेशन है, ओके, आर फाउंड इन। करेवा क्या होता है, पहली बात तो ध्यान देना, ये कश्मीर में वी शेप वैली होती है। वी शेप वैली क्या होती है, दो पहाड़ों के बीच में एक वैली वाला जो क्षेत्र होता है, इसे हम बोलते हैं हम वी शेप वैली। पहली चीज तो आप ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का कोई इसमें हो नहीं सकता। करेवा ये वह क्षेत्र होता है, ठीक है, इसको ना कश्मीरी भाषा में वुद्र कहते हैं। कश्मीरी भाषा में वुद्र कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करेवा क्षेत्र नहीं मिलता है। तराई रीजन कौन सा है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाला, उत्तराखंड यूपी बिहार वाला। उत्तरांचल हिमालय ऐसे कुछ है नहीं। कश्मीरी हिमालय इज द राइट आंसर, ठीक है, कश्मीरी हिमालय इज द राइट आंसर। और ध्यान देना, ये जो आपका करेवा होता है, ये होता है वी शेप वैली। जो यहाँ पे एलुवियल होती है ना, बहुत ज्यादा इरिगेटेड हो, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, एलुवियल क्षेत्र, एलुवियल जो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है बहुत अच्छी पाई जाती है। बहुत अच्छा यहाँ पे क्या होता है, खेती होता है। किसका होता है बेसिकली, ठीक है, केसर, आपको पता ही होगा, एप्रिकॉट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। वॉलनट भी बोल सकते हो आप, अखरोट है ना, अखरोट, काजू बादाम, काजू तो नहीं होता, क्या यहाँ पे बादाम बहुत अच्छा होता है। ओके, आलमंड, ओके, केसर यहाँ पे हो गया। बहुत ये सब चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से उगती है, बहुत महंगी महंगी फसलें पाई जाती है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज पहली बात तो कब ऐड करी गई, 1970। कब ऐड करी गई, 1976 में। किसकी रिकमेंडेशन पर ऐड करी गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। किन्होंने स्टैब्लिश करी थी, इंदिरा गांधी ने स्टैब्लिश करी थी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो एक तरीके से प्रोसीजर है, ये कौन से देश से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया। जब सरदार सिंह स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पर रिकमेंड किया था, टोटल कितनी थी, यहाँ पे 10 थी। ये भी चीज आप ध्यान देना, 2002 में हमने राइट टू एजुकेशन के तहत यहाँ पे एक और ड्यूटी ऐड करी, टोटल हमारी 11 ड्यूटीज हो गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कौन से आर्टिकल में मिल जाएगी, 51A में मिल जाएगी। कौन से पार्ट में मिल जाएगी, तो पार्ट 4A में मिल जाएगी। ये दोनों एग्जाम में आता है, इनका आपने ध्यान देना है। ऐसा कुछ ये पार्ट 3 भी है ही नहीं, पार्ट 2 भी नहीं है, पार्ट 1A भी नहीं है, ठीक है। अगर पार्ट 3 की बात करूंगा सिर्फ, तो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पार्ट 2 की बात करूंगा तो सिटीजनशिप आता है यहाँ पे। पार्ट 1 की बात करूंगा तो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी होता है। पार्ट 4 की बात करूंगा तो डीपीएसपी आएगा। 4A की बात करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी। ओके, चलो अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग अप्लाइड यूरोपियन थेरेटिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल डांस विद फोक एंड ट्राइबल डांस। मतलब जो थिएटर होता है ना वहाँ पर, थिएटर जो यहाँ पे ऐसा कौन सा बंदा है जिन्होंने यहाँ पर जो थेरेटिकल टेक्निक्स हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस में वो ऐड करी, जो भी यहाँ पे फोक डांसेस और ट्राइबल डांस है उसमें ऐड करा था, ठीक है। तो वो कौन है भाई, वो है उदय शंकर जी। अच्छा, गुरु विपिन सिंह कौन सा डांस करते हैं भाई, मणिपुरी डांस में बहुत फेमस है ये, ठीक है। बिरजू महाराज कथक के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। केलुचरण मोहपात्र ओडिसी, ओडिशा से पहले ऐसे व्यक्ति हैं ओडिसी डांस से जिनको यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया था। ये भी चीज आप लोग ध्यान देना, 1991 समथिंग में मिला है इनको। ओडिसी डांस के लिए सबसे पहला पद्म पुरस्कार जिसे हम बोल सकते हैं वो है ये। गुरु बिपिन सिंह भी आता है, मणिपुरी के लिए बहुत फेमस है। ओके, रावण पहाड़ी केव और दुर्गा टेम्पल, जो कि ऐहोल की पोर्ट्रे है, आर्किटेक्चर है, ऐहोल में मिलेगा आपको ये। तो ये किस साम्राज्य का है, किस यहाँ पे शासन का है, किस डायनेस्टी का है, तो यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा, आप ऐसे याद रखो, कैसे याद रखोगे, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी, ठीक है, तो ये थी ऐहोल। ऐसे याद रखोगे, ACP, ऐहोल, चालुक्य। और चालुक्य की स्थापना किसने करी थी, पुलकेशिन फर्स्ट ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, पल्लव आ गया ना, ठीक है। तो पल्लव का कैसे करोगे, KP और V, यानी कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, ठीक है। पल्लव डायनेस्टी तो यही हो गया, ठीक है। और किसने करी थी यहां पर इसकी स्थापना, सिंह विष्णु, ठीक है। होयसल,
होयसल की यहाँ पे राजधानी कौन सी है? बेलूर। ठीक है, यहाँ पे इसकी राजधानी क्या होगी? बेलूर। और नृपकामा इसका स्थापना करी थी, नृपकामा ने इसकी स्थापना करी थी। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी थी और इसकी राजधानी कौन सी है? हम्पी। हम्पी आपको कितने रुपए के नोट में मिल जाएगा? 50 रुपए के नोट में इसकी इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, अगर इतना पता है तो अच्छे से हो जाएगा। ओके, चलो, read the given statement and select the correct option. The governor is the real head of the state government. real head नहीं है, ये nominal head है। real head कौन होता है? CM होता है। तो पहली वाली गलत हो गई। CM plays a key role in framing the law and policies of the state, बिल्कुल ये ठीक है। Governor of the state is appointed by the president, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 और 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 153 है। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। सीएम का आर्टिकल कौन सा है? कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सीएम इज अपॉइंटेड बाय अंडर आर्टिकल 164। सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ पे आप क्या देखोगे कि अगला क्या है? गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और 153 है, 155 में मिल जाएगा आपको। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, ये आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा? 155 में मिलेगा। ये भी ध्यान देना। अच्छा, कितने टर्म के लिए होता है? वैसे तो 5 साल के लिए होता है, ये भी आप लोग ध्यान देना। ओके, और ये हो गया यहाँ पे आपका, मैंने आपको बता दी आर्टिकल, जो आर्टिकल्स बता रहा हूँ ये आपने लर्न करने। अच्छा, व्हाट डू यू कॉल द ड्रग दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन? रिसेप्टर क्या होते हैं भाई? रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन्स आपके सेल में, या तो ये अंदर होंगे या तो ये बाहर होंगे, दोनों में से एक चीज होगी। ओके, पर्टिकुलरली ये काम क्या करते हैं? ये पर्टिकुलरली आपका काम क्या करते हैं? रिसीव, सिग्नल को रिसीव करते हैं, है ना। आपके ब्रेन ने क्या सिग्नल दिया कि भाई अब तुमको हाथ चलाना है, अब तुमको पैर चलाना है, अब तुमको खाना भूख लग रही है, अब तुमको यहाँ पे सोचना है। तो ये सब जो सेल हैं पर्टिकुलरली ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स। ओके, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे सुनो, अब क्या होता है आगे। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो जाता है आपके सेल में और जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, बाइंड कर देता है। अब आपका जो सेल है वो कोई भी सिग्नल रिसीव ही नहीं कर पाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको? एगोनिस्ट क्या करता है? ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है, ये जाता है आपके सेल्स में, आपके रिसेप्टर्स को ये भी बाइंड करता है, ब्लॉक करता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है। ये उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर देता है। समझ में आ गया? अब ये उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर देता है, मतलब कि ये अपने अब जो सिग्नल जाएंगे वो कम जाएंगे। ओके, ये पूरी तरीके से बैन नहीं करता है। डिप्रेसेंट्स, ये आपको एंटी डिप्रेसेंट तो वही होता है भाई, अवसाद जो होता है ना, एंटी डिप्रेस, ये डिप्रेशन का इलाज करने के लिए एंटी डिप्रेशन खाते हैं। अब इस एंटी डिप्रेशन से भी कुछ बीमारियां होती है, वेट गेन होता है, हेडेक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे भी बीमारी होती है। डिप्रेसेंट पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए होता है? आपकी बॉडी और आपके ब्रेन के बीच में जो सिग्नल है, ठीक है, उसको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग डिप्रेसेंट की गोलियां खाते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये बाइंड हो जाता है रिसेप्टर साइड से और उसके नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, कार्य प्रणाली को नियंत्रित कर देता है। ये आपका है एंटागोनिस्ट। ओके, अगला चलेंगे हम लोग। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कबड्डी प्ले फील्ड फॉर मैन? ठीक है, तो ये कितना है भाई? 13 मीटर से 10 मीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कबड्डी नेशनल गेम भी है भाई किसी देश का, तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। ये आपको समझाना था मैंने, ठीक है। अच्छा, अगला देखो यहाँ पे, अब आया, इन विच ईयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया लॉन्च द वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट? दिया जाएगा बच्चों को यहाँ पर, हाईली प्रिवेंस इंसिडेंट ऑफ एनीमिया अमंग अडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, जो बच्चे हैं बेचारे और जो यहाँ पे मतलब लड़के लड़कियां हैं, उनको यहाँ पे एनीमिया की बीमारी को रोकथाम करने के लिए यहाँ पर ये चीजें स्टैब्लिश कर दी, WIF। ओके, WIFS, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। अच्छा, यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आप समझना, अनीमिया। एनीमिया की बीमारी कैसे होती है भाई? यहाँ पे ना जो आपके आरबीसी का काउंट है बहुत कम हो जाएगा, खून में आपकी आरबीसी का काउंट बहुत कम हो जाएगा। ये आरबीसी, ये होती है एनीमिया की बीमारी। किस चीज से होती है? बेसिकली डिफिशिएंसी आयरन और B12, है ना। फॉलिक एसिड आप कह सकते हो, B12 भी इसका एक रीजन हो सकता है अगर आपको एनीमिया हुआ है तो।
ओके, खून भी चेंज करवाना पड़ सकता है इसमें कई बार, एनीमिया ऐसी बीमारी होती है। ओके, और ये ठीक हो जाती है अगर आपका खान पान ठीक हो जाएगा तो ये ठीक हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ओके, तो ये आपका एनीमिया हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना ह्यूमन ब्लड कितना होता है भाई एक शरीर में, ठीक है, ह्यूमन ब्लड आप कितना बोलोगे, ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड आप बोलोगे जी हमारे शरीर में 5 लीटर ह्यूमन ब्लड होता है और टोटल उसका कितना परसेंट होता है, 7 से 8% होता है। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा जो हेमोग्लोबिन, आप नॉर्मल हेमोग्लोबिन की बात करेंगे, एचबी काउंट बोलते हैं ना, हेमोग्लोबिन काउंट जो होता है इंसान का, ठीक है, मैन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कितना होता है 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, ये भी एग्जाम में आता है भाई, ये का खुल गया, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या है हमारा, 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या करा था, स्टार्ट किया था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगला है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्पर शाहजहां टू द थ्रोन। अच्छा, मुगल की बात करते हैं अब, इतना रट लेना जितना आपको रटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको सबसे पहले बाबर आता है, बाबर ने इसकी स्थापना करी थी। फिर आता है बाबर का बेटा हुमायूं, ओके, फिर आता है आपका अकबर, फिर आता है आपका जहांगीर, फिर आता है आपका शाहजहां, फिर आता है आपका औरंगजेब। बस इतना ही लर्न करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये आता है 1526, पानीपत की पहली लड़ाई से 1530 तक ये मर जाता है। 1530 से ये 1540 तक करता है, इसके बाद शेरशाह शुरू आ जाता है। फिर ये दोबारा 1550 में आता है और 1556 तक राज करता है। 1556 में फिर अकबर आ जाता है, ये राज करता है 1605 तक। फिर ये 1605 से 1627 तक ये करता है, एक साल बीच में गैप रहता है। 1628 से, ठीक है, 1628 से 1658 तक कौन करता है, शाहजहां करता है। 1658 से 1707 तक कौन करता है यहाँ पर, आपका औरंगजेब करता है। अगर आपने इतना रट रखा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर यहाँ पे मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो कौन आएगा आपको पता है, औरंगजेब। औरंगजेब का नाम क्या था असली नाम, तो ये था आलमगीर, आलमगीर औरंगजेब। ये खुद को क्या कहता था, जिंदा पीर भी कहता था, जिंदा पीर भी ये कहता था। अगला है, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल देना सर जी ये आर्टिकल 80 है। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, जिसमें से आप ध्यान रखना 12 बंदे जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट करते हैं। अच्छा, ये 4 फील्ड होती है जिसमें ये बंदे नॉमिनेट होते हैं। 4 फील्ड कौन कौन सी है, सोशल सर्विस, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये चीजें होती है एग्जाम में आपके आएगी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये अंडर आर्टिकल कौन सा है, 63 में ये बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा द चेयरमैन, और चेयरमैन होगा किसका, सभापति होगा किसका, राज्यसभा का होगा स्वतः ही। ओके, तो यहाँ पे कौन होगा भाई, वाइस प्रेसिडेंट होगा। अच्छा, भारत में ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है, एजीआई है ना, एजीआई कौन है बताओ, आर वेंकटरमणी है या नहीं है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, सर जी आर्टिकल 76 है। ये भारत का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना दिक्कत क्या है कि सरकार को कभी अगर कानूनी परामर्श चाहिए, सरकार के लिए कौन लड़ेगा, कोई वकील होता है सरकार का, तो वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है 75, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52। ओके, ये भी आपने याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ पे ये चीजें होती है। ओके, अब ये RIDF की स्थापना कब करी थी भाई, 1995 पे और 96 के बीच में करी थी। किसने करी थी, नबार्ड ने करी थी, ठीक है, नबार्ड ने करी थी। नबार्ड की स्थापना कब हुई है, ठीक है, नबार्ड की स्थापना अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, 12 जुलाई 1982, ठीक है, 12 जुलाई 1982। ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे किस चीज का, नबार्ड का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नबार्ड के अभी चेयरमैन कौन है, तो शाहजी, केबी भी बोलते हैं, केबी शाहजी भी बोल सकते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आता है। नबार्ड बेसिकली सुपरविजन करता है रीजनल रूरल बैंक को भी करता है, और नबार्ड बेसिकली सुपरविजन करता है रूरल फाइनेंसिंग, ओके, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रूरल इंडिया पे। ओके, ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है इतना। तानसेन म्यूजिकल लेजेंड था, कोर्टियर था किसी एक के कोर्ट में, तो वो
इस अकबर के दरबार से पहले किसके दरबार में रहता था? तो ये रेवा, जिसको हम ग्वालियर कहते हैं, के राजा विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह के दरबार में ये रहता था। विक्रमजीत सिंह के कहने पर ही, ठीक है, विक्रमजीत सिंह के कहने पर ही यहाँ पे 1962 में, ठीक है, 1962 में की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 60 साल की उम्र में तानसेन कहाँ पे गया था? किसके पास चला गया था? अकबर के पास चला गया था। तानसेन का रियल नेम कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल देना सर जी ये रामतनु पांडे है, रामतनु पांडे है, ठीक है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तानसेन अवार्ड भी दिया जाता है, वो दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। ओके, अच्छा, तानसेन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई तानसेन किसके दरबार में रहते थे? राजा विक्रमजीत सिंह के दरबार में रहते थे, ग्वालियर के। रेवा भी बोल सकते हो आप, है ना, रेवा भी आता है एग्जाम में। देखो यहाँ पे रेवा ही लिखा होगा, यहाँ पे इन्होंने ग्वालियर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि अकबर ने इनको कौन सी टाइटल दिया था? अकबर ने एक तो उनको दिया था मियाँ, मियाँ का मतलब होता है लर्न मैन, जिसको बहुत सारी चीजें पता हो। एक दिया था कंठ विलास, ठीक है, कंठ विलास। आप इसे सिंपली भाषा में कह सकते हो, क्या क्या बोलोगे अगर आप इसको कभी भरना है तो? कंठ भरण वाणी विलास, ठीक है, कंठ भरण वाणी विलास, इनको यहाँ पे टाइटल दिया था। मियाँ भी दिया था। अच्छा, तानसेन तो वैसे तानसेन एक टाइटल था, ये विक्रमजीत सिंह ने दिया था, है ना, तानसेन एक टाइटल जो था विक्रमजीत सिंह ने दिया था, और अकबर ने दिया था इनको मियाँ का टाइटल और कंठभरण वाणी विलास का टाइटल, और इनके नवरत्न में भी थे ये। ओके, अब ये थे हमारे तानसेन, इन्होंने मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोपी, ये जो कुछ राग थे इन्होंने क्या, दीप राग, मेघ राग भी इनके ही हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तानसेन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए जो कि आपके एग्जाम में आता है। समझ में आ गया? इतना आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे आता है संगीत सार, इन्होंने एक बुक लिखी है, संगीत सार भी एक बुक इनके द्वारा लिखी गई है। अगला है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड ओरिजिनली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950? 1950 का मतलब है 26 जनवरी में, जब यहाँ पर ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब ये लागू हुआ था, तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे? तो वहां पे ना टोटल उस टाइम पे 7 थे। अब होता क्या है भाई, 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 में, जिसके तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, ये हमसे ले लिया जाता है और ये दिया जाता है अब हमको एज अ लीगल राइट, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 300A में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी पहले किस में था? 19(1)(f) में था, और ये आर्टिकल 31 में भी था, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो उस टाइम पे कितने थे? 7 थे, अभी कितने हमारे पास? 6 हैं। अच्छा, द 5-year प्लान is in India laid down not only specific objective to attain the 5-year plan of but also what was to achieve over a period of 20 year this long term plan is। पंचवर्षीय योजनाएं केवल इसलिए नहीं है कि भारत में 5 वर्षीय योजनाओं शुरू करी जाए, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं का कुछ टर्म ये भी है कि वो 20 साल में देखा जाएगा कि हमने कितना टारगेट अचीव करा है। ओके, तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये चीज आप ध्यान देना, पर्सपेक्टिव प्लान, जो कि 20 सालों का प्लान होता है, जो कि 5-year प्लान के अंतर्गत ही आता है। ओके, अब आप यहाँ पे क्या समझोगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट 5-year प्लान, ये मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ, आपको 4 शुरू के तो लर्न करने पड़ेंगे। टाइम पीरियड इसको लर्न करना है आपने, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट 5-year प्लान, ओके, फर्स्ट 5-year प्लान कौन सा है? हेराल्ड डोमर मॉडल। कब से कब तक हुआ था? 1951 से 56 के बीच में। सेकंड 5-year प्लान महल नोबिस प्लान, 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। थर्ड 5-year प्लान, पहले वाले का जो मॉडल था एग्रीकल्चर सेक्टर था पूरा, सेकंड वाले का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, थर्ड वाले का यहाँ पर ये फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 तो वॉर हुए। ओके, और ये कब से कब तक ना, 1961 से 66 तक था। अब यहाँ पर जब वॉर हुए तो ये पूरा का पूरा प्लान
फेल हो गया, तो यहाँ पर 1966 से 69 के बीच में इस प्लान को यहाँ पर हमने रोक दिया। उसके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी आती है भाई, 1969 से शुरू करती है और 1975 तक ये वाला प्लान चलता है, जिसमें यहाँ पर ये पर्टिकुलरली कहती हैं कि यहाँ पर गरीबी हटाओ का यहाँ पे नारा भी कई बार दिया जाता है। ओके मतलब ये बोलती हैं कि यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन है बेसिकली तो ये, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने कब दिया था? 75 से यहाँ पर 78 भी आप इसे कह सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 69 से 74 था ना ये, 74 से 1974 से 1978, ये 4 साल तक चला था, 2 साल का फिर से रोलिंग प्लान आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आया था आपका गरीबी हटाओ, ये एग्जाम में आता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, 4th 5 ईयर प्लान में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में। ओके ये दोनों चीजें आपको लर्न रखनी है, एग्जाम में आता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन राइटिंग अ मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट? तो ये किसने लिखी है भाई? ये उस टाइम पे चल रहा था, स्टीफन किंग ने लिखी है, इनकी मृत्यु हो गई थी, एक ऐसा एक्सीडेंट भी हुआ था इनका। व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द सेकंड 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान का मैंने आपको बता दिया, डेट वेट बताई थी सारे की सारी। मॉडल कौन सा होता था? हैरड मॉडल, हैरड डोमर मॉडल और पीसी महलनोबिस या फिर नेहरू मॉडल भी बोलते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले का कितना था भाई यहाँ पे टारगेट? तो आप कर सकते हो 2.1 था, अचीव कितना करा था इन्होंने? 3.6 करा था, ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक है। 2.1 था और 3.6 याद करना। सेकंड वाले का 4.5 बोला गया था, ठीक है, लेकिन अचीव कितना करा था? 4.27, थोड़ा सा कम करा था। थर्ड 5 ईयर प्लान तो फेल हुआ था ना, ये वाला तो फेल हो गया था, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। सेकंड वाले में भी हम ज़्यादा अचीव 0.23 से हम लोग रह गए थे, ओके, टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे। फर्स्ट वाला तो अचीव हो गया था, ज़्यादा ही हो गया था उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द सेकंड 5 ईयर प्लान का कितना है भाई? तो 4.5 था, अचीव कितना करा था? 4.27। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOC? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में शुरू हुई थी। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? तो लॉसेन भी बोल सकते हो, स्विट्जरलैंड में है, 1894 में। अच्छा, पहले ओलंपिक गेम्स भी 1896 में हुए थे, ये भी ध्यान देना, ग्रीस के एथेंस में हुए थे, है ना। IOC का जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, IOC का जो प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो 8 साल के लिए प्लस 4 ईयर एक्सटेंड कर सकता है, तो 12 साल के लिए यहाँ पे उसका टर्म होता है। अभी भी जो रिसेंटली है ना, 2013 में चुने गए थे, ठीक है। तो 2013 जो कौन है? थॉमस बीच करके हैं, जर्मनी के, थॉमस बीच करके हैं जर्मनी के, ये अभी भी हैं, 2025 तक यही हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट आप इन्हें कह सकते हो। 12 साल का टर्म यहाँ पे होता है, एग्जाम में यही बहुत बार पूछा गया है, कभी आपसे एस्टैब्लिश के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, बस इतना है। और अभी पहले कौन से थे भाई? तो दिमित्रिया विकिलेस पहले प्रेसिडेंट थे IOC के। इन विच प्रोसेस इज सॉलिड सब्सटेंस वोलेटाइज बाय हीटिंग एंड द वेपर इज कंडेंस्ड बैक टू द सॉलिड एट अ कोल्ड सरफेस? बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एक चीज को, सॉलिड सब्सटेंस को, आप विदाउट लिक्विड में चेंज करें सॉलिड कैसे बना सकते हो दोबारा से सॉलिड सब्सटेंस को, ठीक है। सीधा सिंपली ये बोल रहे हैं कि भाई आपने उसको हीट करा, आपने वेपर बनाया, और जो कंडेंसेशन के बाद जो वहाँ पे वेपर आया, वेपर के बाद आप डायरेक्टली उसको एक कोल्ड सरफेस में कर आप उसे दोबारा से सॉलिड बना दोगे, ओके। तो ये किस में होता है, ठीक है। अब आता है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर होता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इन द कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपाउंड बोल सकते हो भाई। जो कंपाउंड है, जो मिक्सचर है, ठीक है, उसका सेपरेशन करना है, ये आपको क्रोमेटोग्राफी में आता है। फिल्टरेशन आपको बताया कि भाई फिल्टर करना किस चीज को, आप किसी भी वे में कर सकते हो। डिस्टिलेशन, दारू बनती है भाई, इस चीज से अल्कोहल बनती है ना। डिस्टिलेशन में क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, डिस्टिलेशन में आप कौन सा प्रोसेस करते हो, ठीक है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड करते हो बाय द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन या फिर कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हो आप? सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बाय कंडेंसेशन या फिर इवेपोरेशन, ये आता है डिस्टिलेशन में। सब्लिमेशन में क्या होता है भाई? सिंपल वही चीज होती है जो यहाँ पे आपका बोला गया है कि भाई अगर आप किसी सॉलिड चीज को
लिक्विड में कन्वर्ट करे गैस में कन्वर्ट कर देते हो, या फिर दोबारा से सॉलिड में ही कन्वर्ट कर देते हो, तो आपका किस में आता है? वो आता है सब्लिमेशन में। ये चीज एग्जाम में आती है, ये ध्यान देना। फिल्ट्रेशन का बता दिया आप लोगों को, डिस्टिलेशन का बता दिया। डिस्टिलेशन में आपका कोई एक लिक्विड मिक्सचर होता है जिसको हमने सेपरेट करना होता है बाय द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, या फिर वेपराइजेशन भी आप बोल सकते हो, इवेपोरेशन भी आप बोल सकते हो। द ओलंपिक विंटर गेम्स 2026 वुड बी प्लेड इन, ओलंपिक विंटर गेम, ओलंपिक यहाँ पे क्या आता है आपका, आप ये भी बोल सकते हो समर गेम्स, जो हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो समर वाला होता है, ठीक है, ये वाला नहीं होता है, ये आपका ओलंपिक विंटर गेम्स है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ओलंपिक विंटर गेम्स होगा, ठीक है, ये कहाँ पे होगा आपका? मिलानो कॉर्टिना। मिलानो कहाँ पर है भाई? इटली या फ्रांस? बताओ मुझे, ठीक है, इटली में या फ्रांस में? मिलानो, मिलान है ना, इंटर मिलान, तो आई थिंक ये इटली में ही होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी, ठीक है, 2026 में होगा, तो 2030 का कहाँ पे बोला गया है? तो फ्रांस में, तो ये इटली में ही है, ठीक है, ये फ्रांस में होगा। 2034 का सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? यूएसए में है, वहां पे होगा। अब आता है आपका समर ओलंपिक, जिसे हम सिर्फ ओलंपिक कहते हैं। तो अभी 2020 वाला 2021 में हुआ था, तो 2024 में कहाँ पे होगा? पेरिस में। और 2024 के बाद 28 वाला कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस में होगा। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, वहां पे क्रिकेट भी तो खेला जाएगा अब। ओके, विच पोर्ट बिलोंग टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? कौन से जो पोर्ट हैं वो वेस्टर्न कोस्ट में? देखो, कांडला, कांडला भी आपका गुजरात बोल सकते हो आप, मोरमुगांव गोवा, कलकत्ता तो यहाँ पे कहाँ पे हो गया? ईस्ट में हो गया, तो ये वाला गलत है। कांडला गुजरात हो गया, मुरमुगांव गोवा हो गया, कोच्चि भी आपका साउथ में, तो ये आपका सारे के सारे वेस्टर्न हो गए। तो यहाँ पे क्या बोला है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये हो गया आपका। ओके, कांडला पोर्ट, मुरमुगांव, चेन्नई तो उस तरफ आ गया, ईस्टर्न पोर्ट है। कांडला पोर्ट, हल्दिया पोर्ट भी आपका कहाँ पर है? कलकत्ता में है। कोच्चि पोर्ट आपका इस तरफ है, तो ये गलत है। Who among the following was the vice president of interim government formed by the Congress in 1946? 2 सितंबर 1946 में भारत की पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, जिसके जो प्रेसिडेंट थे, वाइसरॉय काउंसिल ही बोला गया है इसको, इंटरिम गवर्नमेंट को, तो विस्काउंट वेवल उस टाइम पे इसके हेड थे। और इसके जो डेप्यूटी चेयरमैन, या फिर डेप्यूटी आप बोल सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, इंटरिम कैबिनेट में। अच्छा, यहाँ पर कुछ पद दिए गए थे मिनिस्ट्री के, तो रेलवे दिया गया था आसफ अली को, ठीक है, फाइनेंस दिया गया था लियाकत अली को, जो कि मुस्लिम लीग के थे, जो कि पाकिस्तान के पहले पीएम भी बनते हैं। ओके, एजुकेशन दिया गया था सी राजगोपालाचारी। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके, डिफेंस दिया गया था बलदेव सिंह को, डिफेंस दिया गया था बलदेव सिंह को है। और लेबर दिया गया था, लेबर मंत्रालय दिया गया था जगजीवन राम को। ओके, उस टाइम पे कानून मंत्री यहाँ पे नहीं था, होम मिनिस्ट्री दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आता है। ये फर्स्ट मिनिस्टर भी हैं सारे के सारे यहाँ पे ना। जॉन मथाई हो गए, जॉन मथाई तो यहाँ पे पहले हमारे, ये तो जॉन मथाई तो आपको पता होना चाहिए, एसबीआई के 1955 में पहले चेयरमैन बने थे ये। ओके, जवाहरलाल नेहरू हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम में ये सब चीजें आती हैं। विच ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन कवर द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड हैज अ ड्रेनेज एरिया ऑफ, तो इनमें से कौन सी ईस्ट फ्लोइंग, तो जब भारत का निचले वाला आप पार्ट देखोगे, ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है यहाँ पर? ये सब है, ठीक है, महानदी होगी, है ना, कौन सी होगी? कावेरी होगी, है ना, और कृष्णा भी हो गई। ओके, नर्मदा तो इधर इस तरफ जाती है, ठीक है, और तापी भी उस तरफ जाती है, और गोदावरी भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? गोदावरी। ओके, फिर कृष्णा, कावेरी, आप इसे कावेरी कृष्णा भी बोल सकते हो नीचे। ओके, तो यहाँ पे महानदी हो गया। तो इनमें से कौन सी नदी है भाई जो ये वाले क्षेत्र को कवर करती है? महानदी तो ऑप्शन है ही नहीं। शारदा नदी तो आंध्र प्रदेश में बहती है भाई, पहली बात तो यहाँ पर शारदा नदी है, छोटी नदी है, इसको यहाँ पे आपने सीधा काटना है, ठीक है। बैतरणी, ठीक है, तो बैतरणी का आप कैसे करोगे भाई? ठीक है, तो ये जो बैतरणी नदी है ये ओडिशा से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है बैतरणी? ओडिशा के गो नासिक से, नोज ऑफ द काउ भी बोलते हैं, गो नासिक से, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। फिर आता है यहाँ पे आपका ब्राह्मणी। ब्राह्मणी रिवर जो है ये आपका वेद व्यास भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर
पर्टिकुलरली ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है नहीं, आप विंध्या से भी बोल सकते हैं, उड़ीसा से, ठीक है। शारदा मैंने आपको बता दिया है, इतना आपके लिए वो है। नागावली तो बहुत छोटी सी है। तो ब्राह्मणी नदी जो है ये आपका टोटल झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला एरिया करती है। ये तो उड़ीसा वाली है, बैतरणी। हाँ, वैसे भी वो 2 नदियों से आकर मिलके बनती है, छोटी, मतलब वहाँ की नदियाँ हैं, वो इतना लन हो नहीं पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंडियन मानसून? इंडियन मानसून को लेकर इनमें से कौन सा ठीक नहीं है? मानसून रेनफॉल इज अफेक्टेड बाय द जेट स्ट्रीम, बिल्कुल भाई होता है। मानसून रेनफॉल इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हिमालयन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन मानसून एंड रेनफॉल, बिल्कुल ठीक है। ये तो भाई हिमालयन से ही तो टकरा कर वापस आके दोबारा से बारिश करता है वो मानसून। मानसून एंड रेनफॉल इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिलीफ फीचर ऑफ द कंट्री। रिलीफ फीचर क्या होते हैं कंट्री के? रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं कंट्री के भाई? डेजर्ट, ठीक है, कोस्ट, प्लेन्स, ठीक है, और क्या क्या होते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, है ना। डेजर्ट बता दिया आपको, कोस्ट बता दिया, प्लेन्स बता दिया, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, ये सारे के सारे इनके रिलीफ फीचर्स होते हैं। समझ में आ गया? ये क्या होते हैं? उच्चावच विशेषताएं, जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो किसी देश में ये सबसे सारी चीजें होती हैं, तो ये होती है रिलीफ फीचर। भाई इनसे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, यही वाला गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा? बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? सबको पता है, अश्व घोष ने ही लिखी है, ठीक है। चरक ने लिखी है चरक संहिता, ओके। भारत के पहले डॉक्टर भी बोल सकते हो, भारत के पहले सर्जन भी कह सकते हो, अगर कहना है तो, ठीक है। और अगर आगे आता है आपका, ठीक है, महावीर भाष्य। महावीर भाष्य किसने लिखी है? वसुमित्र ने लिखी है ना, महावीर भाष्य, ठीक है। महावीर भाषा भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अश्वघोष ने कौन से लिखी है? अश्वघोष पर्टिकुलरली कनिष्क के दरबार में था, ठीक है। अश्वघोष किसके दरबार में था भाई? कनिष्क के दरबार में था। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, कनिष्क के दरबार में था, ओके। नागार्जुन ने क्या लिखी है? नागार्जुन ने क्या लिखी है? ठीक है, रत्न रत्नाकर, ठीक है, रत्न रत्नाकर नागार्जुन की ये किताब बहुत बार एग्जाम में आती है, ओके। ये मैंने आरोग्य मंजरी भी इनकी है वैसे तो। नागार्जुन की कौन सी है? आरोग्य मंजरी, ठीक है। और रस रत्नाकर भी इन्हीं की है। कौन सी है? रस रत्नाकर, ओके। और यहाँ पर आरोग्य मंजरी भी नागार्जुन ने लिखी है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे, ये भी ध्यान देना। चरक भी वैसे कनिष्क के दरबार में बोले जाते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, पहली बात तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ टाइम 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, ये हो गया यहाँ पे इतना क्लियर। दूसरी चीज है ना, भारतीय संविधान का अब यहाँ पर आता है कि भाई कब बन के तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 में ये क्या हो गया था? बिल्कुल एक तरीके से लागू कर दिया गया था। तो जब ये लागू हुआ था, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फंडामेंटल राइट्स, टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने थे? ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, आपने देखा था उससे पहले, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी। तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था 7 थे भाई, और अभी भी 7 ही आपको बोलूंगा मैं। लिथोई चनाम्बम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट? तो इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है भाई? तो जूडो खेलते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका कौन खेलते हैं भाई? जूडो खेलते हैं। क्रिकेट, चेस और बैडमिंटन। चेस किस देश का है? रशिया का है। बैडमिंटन किस देश का राज्य खेल है, राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया है, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। क्रिकेट तो आई थिंक यूके का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, ओके। हु रीडिफाइंड अ मॉडल दैट प्रिडिक्ट द शेप ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन? ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, ये बस इतना याद रखो कि भाई ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। तो ये 27 में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या होता है? जब कोई 2 चार्ज बॉडी आपस में मिलती है, ये बॉडी ये भी चार्ज, दोनों चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगी, ठीक है, एक दूसरे से दूर फेंकेंगी। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। समझ में आ गया कि 2 चार्ज पेयर, दोनों ही चार्ज बॉडी हैं, अगर इनको आपस में लेके जाओगे, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, अगर मैग्नेट का मिलाओगे तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर देंगे? पर्टिकुलरली फेंक देंगे, है ना। तो ये चीज होती है कि एक दूसरे को यहाँ पर क्या करना? फेंकना। और ये चीज आपकी किस में आती है?
ये आपकी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बोनालू फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना स्टेट में बोनालू, ठीक है। तो तेलंगाना स्टेट में क्या क्या हो गया यहाँ पे आपका बोनालू हो गया, और बथुकम्मा, बथुकम्मा, बथुकम्मा और उगाड़ी भी यहाँ पे ये फेस्टिवल होता है। झारखंड में आपको मैंने बताया था सारुल, जावा, ठीक है, सारुल, जावा और रोहिणी, ये इनके होते हैं। गुजरात में काइट फेस्टिवल बहुत फेमस है, काइट फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात में, ठीक है। और सरखेज फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरखेज। तेलंगाना का बता चुका हूँ आपको, बोनालू, बथुकम्मा और उगाड़ी भी आपका तेलंगाना का है, ये एग्जाम में आता है। Who among the following designed a campaign that came to be known as the रोलैट सत्याग्रह? रोलैट सत्याग्रह 1919, कोई दिक्कत नहीं है 1919 में, क्योंकि ये एग्जाम में आपका कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, वॉइस रॉय कौन थे इस टाइम पे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, है ना, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी तो आएगा ये 1919 वाला। रोलैट एक्ट लाया गया था भारत में कि अगर किसी व्यक्ति, किसी भारत में किसी व्यक्ति का अगर लगता है अंग्रेजी सरकार को कि ये टेररिज्म फैला सकता है, तो उसको 2 साल तक बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के आप उसे जेल में बंद कर सकते हो 2 साल, ठीक है। अब जेल में बंद करके वो लोग मार देते थे बेसिकली। तो ये हो गया आपका एनार्कियल, भी आप इसको बोल सकते हैं एनार्कियल एक्ट, ठीक है, मतलब कि राजशाही वाला एक्ट भी बोल सकते हो। जबरदस्ती भारत के लोगों को दबाने के लिए ये सत्याग्रह लाया गया था, ये पर्टिकुलरली रोलैट एक्ट लाया गया था। ये लॉर्ड, ये यहाँ पे आपका चैम्सफोर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, यही आता है आपका। ओके, यहाँ पे एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, महादेव गोविंद रानडे, भाई प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। और प्रार्थना समाज के बाद यहाँ पे कौन से हैं आपके नाम क्या क्या है? फिरोज शाह मेहता, ये तो आपको पता ही है, फिरोज शाह मेहता तो कांग्रेस के बहुत बड़े यहाँ पे क्या थे, नेता थे, यहाँ पे आता है। और पूर्ण स्वराज सार्वजनिक सभा, पूर्ण सार्वजनिक सभा भी इन्होंने ही, महादेव गोविंद रानडे ने ही बनाई थी। बीजी तिलक का नाम तो आपको पता है, मराठा केसरी इनकी पुस्तकें मतलब मैगजीन्स है, ये भी ध्यान रखना। तो ये वाला कौन सा है आपका? रोलैट सत्याग्रह किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने ही चलाया था। असद अली खान वाज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा है भाई, कौन सा बनाते हैं यहाँ पे? ये आपका रुद्र वीणा बजाते हैं, ओके, असद अली खान, ये एग्जाम में आता है। रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस बोरोइंग आर एग्जांपल ऑफ रिकवरीज ऑफ लोन, यानी कि जो लोन है आपकी उसकी रिकवरीज हो गया। फिर यहाँ पे आपका एडवांसेस, जो आपने एडवांसेस दिए हैं किसी को पहले से लोन्स में, जैसे आपको बैंक करता है ना, बैंक लोन देता है, बाद में धीरे धीरे लेता रहता है, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले बात तो समझ लो ये सब होते क्या है। नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू जो इन्होंने सरकारी कंपनियों से एज अ प्रॉफिट कमाया है विदाउट टैक्स। टैक्स का क्या होता है कि भाई टैक्स आप बंदे पे लगाओगे, बंदा आपको टैक्स भरेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट, जैसे आपको मान लो ओएनजीसी ने 100 करोड़ का फायदा कमाया, तो ये आ गया किसमें? टैक्स, नॉन टैक्स रिसीप्ट में आ गया। कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट में आप पर्टिकुलरली क्या करते हो, ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट में आप करते हो भाई, ये वो होता है आपका जो आप डेली डे बाय डे बिजनेस करने पे जो आपको फायदा होता है, डेली प्रॉफिट जो होता है वो आपका कैपिटल रिसीप्ट में आता है। डेली मतलब आप मान लो कोई दुकान है आपकी 100 रुपए का रोज फायदा हो रहा है, 200 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आपका कैपिटल रिसीप्ट में आएगा। रिवेन्यू रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट में क्या होता है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में पर्टिकुलरली आप क्या करोगे, ठीक है, कैपिटल रिसीट आपको सिंपली पता है, वैसे तो ये वही है ना, ये आपका आंसर ये वाला है, रिकवरीज, लोन, एडवांसेस, बोरोइंग। एग्जांपल किसका है? कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कल बता चुका हूं मैं कि कोई एक कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन अगर पैसा लगा रही है अपनी किसी ऐसी चीज पर जिससे उसको फायदा हो, जो उसी के पास उसके एसेट को इंप्रूव करता है, रिवाइज करता है, तो ये आपका किसमें आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल रिसीप्ट क्या आता है आपका यहाँ पे? रिकवरीज ऑफ लोन। डेली डे बाय डे जो प्रॉफिट होता है वो आपका रेवेन्यू रिसीट में आता है। टैक्स रिसीट किस में आता है? ये आता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जितना प्रॉफिट कमा रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो एरिया कोई सा भी हो, जैसे मान लो देहरादून से एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए, सारे के सारे अपने रेवेन्यू से, सारे के सारे सोर्सेज से, सोर्सेज सारे होंगे, चाहे वो बस चलाते हो, चाहे वो यहाँ पे आप एरोप्लेन सर्विस चलाते हो, तो ये सारे के सारे सर्विसेज से जितना उसको प्रॉफिट हुआ है दैट इज कॉल्ड टैक्स रिसीट, ओके। थुलाल डांस ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो थुलाल डांस कहाँ पर होता है? केरला में होता है। यहाँ पे उत्तराखंड में क्या होता है? थड़िया भी होता है, थड़िया बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, थड़िया होता है। और भी बहुत सारे डांसेस है, चौफुला भी आप लोग कह सकते हो, ये भी एक डांस है, एग्जाम में आता है कई बार, ओके। केरला का भी, केरला में क्या क्या है?
है ना, मोहिनीअट्टम केरला का है, ठीक है, कथकली भी आपका केरला का है, ये एग्जाम में आता है, मणिपुर का मणिपुरी है। गुजरात में गरबा, गरबा को यूनेस्को की टेंजिबल लिस्ट में जोड़ा गया है 2023 में, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, और उपराल तो मैं पहले से बता ही चुका हूँ आपको, है ना। ये कौन सा हो गया आपका 32 हो गया। तो यहाँ पे आप देखना कलारी पट्टियू और ओथागला, ये वाला जो होता है ना, इसका नाम क्या है, थुलाल का ओथुलाल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कलारी पट्टियू भी इनका है भाई, कलारी पतयू पयात्यू भी बोल सकते हैं, कलारी पयाटू। बेसिकली ये मार्शल आर्ट फॉर्म होती है। विच विंड्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ हिमालय रफली पैरेलल टू द टिबेटन हाईलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका इक्वेटर, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, बस मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ। फिर ये आपका 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ, फिर आपका यहाँ पे ये 90 तो यहाँ पे हो ही गया, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। जो विंड 0 से लेकर 30 तक, ठीक है, 0 से लेकर 30 तक आती है, हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। जो विंड 30 से लेकर 60 नॉर्थ 30 से लेकर 60 साउथ में बहती है, हम उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोग को पता है तो हम उसे बोलेंगे वेस्टर्लीज। और जो 60 से 90 डिग्री नॉर्थ 60 से 90 डिग्री साउथ में आता है, इसे हम बोलेंगे ईस्टर्लीज। समझ में आ गया, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि एग्जाम में यही सब आपको देखने को मिल जाएगा भाई, पूरा का पूरा, ठीक है। ये आता है एग्जाम में। जेट स्ट्रीम होती है, यहाँ पे नहीं बहती है, हमारे एटमॉस्फेयर के 18 से 36 किलोमीटर के समथिंग में जेट स्ट्रीम बहती है। इनकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से लेकर 480 किलोमीटर पर आवर के उसमें होती है। एरोप्लेन या तो इसके ऊपर चलते हैं या तो इसके नीचे चलते हैं, ये बहुत तेज हवाएं होती हैं। समझ में आ गया, ये आपको बहुत तेज हवाएं देखने को मिलेंगी, ये होता है एग्जाम में आपके। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई टिबेटन हाईलैंड हिमालय रफली विच बिलो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ हिमालय। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हिमालय का हाइट कितना है 8858 से बहते हुए, ठीक है, टिबेटन हाईलैंड तक बहती है, मतलब टिबेटन हाईलैंड तो और इससे नीचे है थोड़ा, तो ये प्लेट्यू है। तो यहाँ से यहाँ तक बहने वाली, मैंने आपको बताया था ना 18 किलोमीटर से साथ में बहती है, तो ये आपका कौन सा हो गया, क्योंकि ये तो लैटिट्यूड में बहती है, लैटिट्यूड्स है ये, लैटिट्यूड, हाइट नहीं है, यहाँ पे ये हाइट की बात कर रहा था। Which are the name of the comprehensive household survey providing labor force static in India which was first conducted in 1955? कौन सा यहाँ पे एक हाउस होल्ड सर्वे है जहाँ पे आपको लेबर फोर्स स्टैटिक दिखाता है भारत में, तो यहाँ पे कौन सा है, ये आपका PLFS 2017 में, इसको NSSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, तो ये आपका NSSO ने यहाँ पे स्टार्ट किया था 2019-17 के समथिंग में, ये एग्जाम में आता है। अगर आप लोग को ये पढ़ना है तो देख सकते हो, 2017 में PLFS स्टार्ट किया था, ओके। लेकिन जो ये वाला है आपका लेबर फोर्स स्टैटिक देखने के लिए, ये आपका किस में आता है, एम्प्लॉयमेंट सर्वे देखने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ गरीबी, पुअर्टी के लिए कौन करता है, नीति आयोग रिपोर्ट निकालता है। अनएम्प्लॉयमेंट का भी मैंने आपको बताया था, ये आपका EUS सर्वे, ये आपका कौन सा है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये आपका आता है जो कि आपका बताता है कि भाई कितनी बेरोजगारी है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिवाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी डलहौजी ने निकाली थी, 1948 के समथिंग निकाली थी। सबसे पहला जो राज्य इसने हड़पा था इससे, वो था सतारा। फिर आता है आपका 1950 में का संबलपुर, ठीक है। झांसी भी इन्होंने 54 समथिंग में एक्वायर कर लिया था, झांसी जो मध्य प्रदेश में 1954 समथिंग में इन्होंने झांसी को भी एक्वायर करा था। लास्ट स्टेट जो एक्वायर करा था इससे, वो था हैदराबाद 1948 समथिंग में, ओके। तो कौन लेके आया था भाई, ये लेके आया था आपका लॉर्ड डलहौजी, जो 1853 में भारत में ट्रेन भी लाया था, जो 1854 में भारत में टेलीग्राफ भी लेके आया था, ओके। ये आया आपका विच कंपाउंड स्ट्रक्चर इंक्लूड सैचुरेटेड शॉर्ट चेन फैटी एसिड विद 4 कार्बन मॉलिक्यूल कॉमनली फाउंड इन एस्ट्रिफाइड फॉर्म इन एनिमल फैट एंड प्लांट ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, ये सारे के सारे ना, ये तीनों के तीनों फूड प्रिजर्वेटिव हैं, फूड में डाले जाते हैं, फूड एडिटिव्स हैं।
लैक्टिक एसिड क्या करता है भाई, आपके लैक्टिक एसिड ना आपकी जो किस में होता है, आप सिंपली ये बोल सकते हो कि दही को खट्टा करता है, ठीक है, दही में होता है, दूध में होता है। बेसिकली इसका मेन वर्क ये भी है कि ये थोड़ा गाढ़ा करता है दूध को, जब दूध को ज़्यादा गाढ़ा करते हैं तो दही बन जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली ये भी इसका है सेम वर्क, ठीक है। तो बिट्रिक एसिड होता है पार्टिकुलर इसका राइट आंसर। इन जून द आरबीआई पब्लिश आ कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो कब करा था इन्होंने, 2021 में करा था। आरबीआई के बारे में जितना जानोगे उतना अच्छा है। 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो हिल्टन यंग की कमेटी जो थी उसके ऊपर स्टैब्लिश हुआ था। अच्छा, इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे भाई, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सेकंड गवर्नर का भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जेम्स टेलर कर देना, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका। अच्छा, अब यहाँ पर इसका सरकारीकरण, पहले तो ये प्राइवेट था। नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ओके, इसके पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर का भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे फर्स्ट इंडियन गवर्नर के लिए, तो ये CD देशमुख थे, 1949 तक समथिंग बने थे। ओके, उसके बाद तो बेनिगल रामाराव थे जो सबसे लॉन्गेस्ट आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं इसके, 2018 से यही हैं। तो वो कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, ये IAS है, रिटायर IAS। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है, जितना यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए से हुई थी एज अ प्राइवेट एंटिटी। ओके, चलो अगला है, व्हाट अमाउंट ऑफ सीड कैपिटल इज प्रोवाइडेड एज सपोर्ट टू द SHG, ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, ठीक है, ये जो आपकी स्कीम है पर्टिकुलरली यहाँ पे ये स्कीम कब लागू हुई थी भाई, तो 25 जून 2020 में इसको लागू किया गया था। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा 2020 में किया गया था। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 40,000 रुपए दिए जाते हैं भाई। द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 1950 29 जनवरी में सबसे पहली बार हुई थी। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन ये था कि आज़ादी के बाद पहली बार एलिजाबेथ II, प्रिंस विलियम जो वहाँ पे उस टाइम पे थे, ठीक है, वो भारत में पहली बार आए थे आज़ादी के बाद में। तो उनकी स्वागत के लिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी रखी गई थी और तब से ये हर बार मनाया जाता है, भारत में अभी भी मनाया जाता है 29 जनवरी। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, 26 जनवरी के 3 दिन बाद। भारत का जो पहला यहाँ पे 26 जनवरी मनाया गया था उसे तो आज क्या बोलते हैं, ठीक है, नेशनल स्टेडियम है कोई, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, गांधी इरविन MP थिएटर में सबसे पहले, यहाँ पे अपोजिट लाल किला करके कुछ है। ओके, तो वहाँ पर हमारी पहली क्या हुई थी, रिपब्लिक डे परेड हुई थी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। जो हमारी पहली हुई थी ना 26 जनवरी 1950 में परेड, उसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो थे सुक्रेनो। ये कहाँ के थे, इंडोनेशिया के PM थे भाई, या फिर प्रेसिडेंट थे। अभी वर्तमान में 2024 में 26 जनवरी में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रों। समझ में आ गया, ये थे। अब ये है आपका कौन सा भाई, आपका विजय चौक इसका आंसर है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहाँ पे थी, विजय चौक से लेकर कहाँ पे होती है, हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन तक। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो यहाँ पे राजपथ था, इसको इंग्लिश में बोलते थे किंग्स वे, ठीक है, इसको नाम चेंज कर दिया कर्तव्य पथ पर 2022 में मोदी गवर्नमेंट ने, ये भी याद रखना। अच्छा, स्वपाकार and the logo of his worldwide initiative Dance for the Cause are being printed on an official postage stamp issued by the dash government। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था भाई, भूटान की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, कहा था स्वपाकर। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, भारत और बांग्लादेश की जो है लंबाई वो है 4096 किलोमीटर, ठीक है, बॉर्डर की लंबाई। श्रीलंका के साथ तो है ही नहीं, है ना, ये पाक स्ट्रेट से अलग होता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी क्या है, बॉर्डर है। और ये जो भूटान है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना कि भूटान से हमारे 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से हैं भाई, सिक्किम, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, ये भूटान से लगते हैं। नेपाल से कौन कौन से लगते हैं भाई, हमारे 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया, इतना लगता है नेपाल से। और नेपाल की से हमारी भारत की लंबाई कितनी है,
बॉर्डर की 1850 किलोमीटर लंबी है, और ये मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश का भी मैंने आपको बता दिया। हु अमंग द फॉलोइंग बहमनी सुल्तान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बीदर। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके लिए समझने वाली चीजें हैं जो आप यहाँ पे समझ पाओगे। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी शासन की स्थापना करी थी। बहमनी डायनेस्टी भारत में पहली, साउथ इंडिया में पहली, बोल सकते हो आप, पहला इस्लामिक इंडिपेंडेंट स्टेट था। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी गुलबर्ग से बीदर ट्रांसफर करी थी। गुलबर्ग एहसानाबाद और बीदर महमूदाबाद, ठीक है, मोहम्मदाबाद भी बोल सकते हो आप, ठीक है। गुलबर्ग कौन सा था? एहसानाबाद, ये भी आप लोग लिख लेना। बीदर आपका कौन सा था? मोहम्मदाबाद। ये दोनों नाम अलग अलग थे। तो गुलबर्ग से बीदर स्थापित करी थी, किसने करी थी भाई? तो यहाँ पे अहमद शाह ने करी थी, और मैं आपको बाकी चीजें बता चुका हूँ बहमनी किंगडम की। बहमनी किंगडम भी भाई एग्जाम में बहुत बार आ रहा है आजकल, मैंने काफी मतलब देख लिया है इसको ना एग्जाम में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, ठीक है, तो ये एग्जाम में देख लेना भाई। वाइल लाइंग आउट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर किसका होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड एट द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द पॉलिटी वॉज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिंपली ये बोल रहे बेसिक स्ट्रक्चर की बात कौन से केस में की गई थी भारत में? एक ही सबसे इंपॉर्टेंट केस है, वो कौन सा है? केशवानंद भारती केस 1973 में। ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें सबसे ज्यादा जज बैठे थे, और 7 और 6 के वोटिंग के हिसाब से यहाँ पर ये केस जीता गया था, जहां पर सरकार ने, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे कभी चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि प्रियम्बल यहाँ पे इसका पार्ट है या नहीं अभी तक इसमें कंफर्म नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने बोला था ये कि भाई आप चेंज नहीं कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये जो हमारे संविधान निर्माता है उनके दिमाग और उनकी जो चाहत थी उसमें ये दर्शाता है। ओके, तो ये सबसे बड़ा केस है अभी तक का भारत का, केशवानंद भारती केस। 2015 में एमिनेंट डेंसिस एंड डैश एक्सपोनेंट पद्मा सुब्रमण्यम was rated for the Kerala prestigious कोरियोग्राफी अवार्ड निशा गांधी पुरस्कार। पहली बात तो केरला का टूरिज्म मिनिस्ट्री देती है, इंस्टीट्यूटेड बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो किसको मिला था यहाँ पे? भरतनाट्यम के लिए। अच्छा, 2015 में ये तो दिया गया था, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि भाई ये किसको दिया गया था सबसे पहले? ठीक है, मृणालिनी साराभाई को सबसे पहले दिया गया है। किसको सबसे फर्स्ट अवार्ड मिला है? किसको? मृणालिनी साराभाई को, सुब्रमण्यम। सबसे पहला अवार्ड कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, निशा गांधी अवार्ड, ठीक है। और पर्टिकुलरली कितना? 1.5 लाख समथिंग इसमें मिलता है पैसा। ओके, और ये पर्यटन विभाग देता है, कहाँ का? केरला का। निशा गांधी पुरस्कार आता है भाई। अगला है व्हाट डू यू कॉल द फ्लूइड मैट्रिक्स फीलिंग इन द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई थिंक मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को ज़्यादा समझने की जरूरत है ना। साइटोप्लाज्म एक ऐसा प्रोटीन होता है, साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर फिल होता है ना। अब यहाँ पे आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है भाई? ठीक है, ये एनिमल और प्लांट सेल के, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। कहाँ पे होता है लोकेटेड? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन होता है, बेसिकली किससे बना होता है? आप बोल सकते हो वाटर से, ठीक है, सॉल्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। ये एनक्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्म एनक्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन से। अगर मैं बात करूं गोल्गी बॉडी, गोल्गी apparatus भी बोल सकते हो आप लोग। ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में होता है बेसिकली ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ये साइटोप्लाज्म के नियर, मतलब सेल न्यूक्लियस आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म के पास होता है। सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसको यहाँ पे पहचानने में मदद करता है। अगर आपको सेल का न्यूक्लियस देखना है तो आपका गैल्गी बॉडी या फिर गैल्गी अपैरेटस होना बहुत जरूरी है, इसका पहचानना बहुत जरूरी है। ओके, तो साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपका हो गया फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि सेल के अंदर फील्ड होता है, थिक सॉल्यूशन होता है। ये आपका यहाँ पे ये आ गया, जो कि किससे बना होता है? सॉल्ट से होता है, वाटर से होता है। ओके, अगला है अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि भाई आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। एल के आडवाणी का कौन सा है? माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। एल के आडवाणी की क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। और यहाँ पे मनमोहन सिंह की कौन सी है? चेंजिंग लाइफ। यहाँ पे क्या है? चेंजिंग लाइफ। इनका है माई कंट्री माई लाइफ,
ठीक है। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह का क्या है, ये आपका यहाँ पे उत्तर है इसका, है ना, ये इन पॉलिटिशियन की है भाई। अगर मैं पूछूं आपसे किसकी, आई के गुजराल की, तो मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भाई। मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, इसके आगे भी कुछ है लेकिन इतना याद करो बस, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, ओके, ये भी इनकी है। मनमोहन सिंह की एग्जाम आती है, उनकी बेटी ने भी शायद इनके साथ मिलकर लिखा है, को ऑथर किया है। विच ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव गैस वाज इन्वेंटेड बाय डैनियल रदरफोर्ड इन 1772 एंड वाज इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड एट द सेम टाइम बाय C.W. शेले एंड H. हेनरी कैवेंडिश। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि यहाँ पे एक है वर्ड नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगी 21%, उसके बाद आर्गन मिलेगी 0.9 समथिंग %, उसके बाद आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। आर्गन बल्ब में होता है। ओके, फ्लोरीन को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, हम लोग यूज करते हैं अपने फ्रिज में CFC के साथ में, ठीक है। और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, प्रिस्ले ने, जेम्स प्रिस्ले ने इसको फाइंड किया था ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑर्डरलेस गैस इन्होंने ही खोजी थी, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है, नाइट्रोजन का यूज हम लोग जो पैकेट होता है ना चिप्स विप्स के, उसके अंदर भी यूज करते हैं, ताकि वहां पर जो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका काम होता है। ओके, समझ में आ गया, ये चीज आपके ध्यान रहना चाहिए। ओके, अब आया अगला 2005 में, रेफर टू एज अ राइट टू वर्क, है ना, राइट टू वर्क भी आपका जोड़ा गया था 2005 में। कौन सा है वो, मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत आपको यहाँ पर 100 दिन का काम दिया जाएगा। यदि अगर आपको 15 दिन तक के अंदर काम नहीं दिया गया तो 16वें दिन से आपको यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा भाई, 0.5%, ज्यादा कुछ नहीं मिलते इसमें पैसा, ऐसा नहीं है कि भाई मिल रहा है। तो 100 दिनों का रोजगार यहाँ पे दिया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। अच्छा, मनरेगा की जो आप ये कह सकते हो, मनरेगा में जो पर्टिकुलरली है ना चीजें, जैसे मान लो मनरेगा में कितना पैसा मिलता है, हर स्टेट का ना अलग अलग है, तो वो चीज़ों का आप ध्यान देना कि हर स्टेट में ये अलग अलग हो सकता है। ओके, कई जगह 200 है, कई जगह 300 है। वहाँ की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इकोनॉमी को देखकर यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बताया है, फिक्स नहीं है। इन विच ईयर डिड एल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बेस्ड ऑन द क्वांटम फॉर्मुलेशन बाय इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को ध्यान देना, 1921 में नोबेल प्राइज मिला था भाई फिजिक्स में, है ना, ये भी एग्जाम में अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग देख लेना, ठीक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फाइंड किया था। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस चीज के लिए काम आती है, वो काम आती है, आज भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई हाउ द यूनिवर्स वाज ओरिजिनेटेड, तो यूनिवर्स के ओरिजिनेशन से संबंधित अगर कोई भी आपकी जानकारी है, आपको जानकारी लेनी है, तो वो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित आप चीजों को देख पाएंगे। ओके, अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, भाई सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल पर्टिकुलरली पेयर्ड, आप बोल सकते हो पेयर्ड बैरल शेप होते हैं ये, ठीक है। ऑर्गेनल्स होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, एनिमल सेल में मिलेंगे सेंट्रियोल, एनिमल सेल में मिलेंगे। ये आपके क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, पहली बात तो 2 ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये किस लिए हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ये चीज आता है आपका। और डिटरमाइन भी करते हैं कि भाई न्यूक्लियस कहाँ पर है, ओके। और ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, ये आपको हमेशा न्यूक्लियस के आसपास ही मिलेंगे, इसी से आप फाइंड कर पाएंगे सेल के अंतर्गत कि यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पर है। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मैंने आपको कल भी समझाया था, अभी भी समझा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। दिस इज सन, ठीक है, ये हो गया आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर यहाँ पे आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गया, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से पीछे सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गए। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब जहाँ पे सरफेस है, जहाँ पे पत्थर है, जहाँ पर मेटल्स हैं। इसके बाद जो सारे प्लैनेट होते हैं ये गैसेस प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, यहाँ पे कोई पत्थर नहीं है, यहाँ पे कोई मेटल नहीं है। समझ में आ गया, ये सारे के सारे गैसेस प्लैनेट है, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। ये छोटे प्लैनेट्स होते हैं, यहाँ पे रॉकी है, ये भारी प्लैनेट्स होते हैं, ये हल्के प्लैनेट्स होते हैं, बड़े दिखते हैं लेकिन हल्के होते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कितने हुए, सिर्फ 4, और जूवियन प्लैनेट, गैसेस प्लैनेट, बिगेस्ट प्लैनेट, जायंट प्लैनेट, ये हो गए 4। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। मरकरी की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वीनस की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मार्स अर्थ की मून है, और मार्स की कौन सी है, फोबोस डिमोस, और जुपिटर की तो 63 है, सैटर्न की तो 125 से ऊपर हो चुकी है अब, ओके। यूरेनस, नेपच्यून 23 और 21 समथिंग इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ये चीजें आप लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए इतनी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका, ओके। तो ये मैं आप लोग को बता रहा था जो आप लोगों ने पढ़ना है। और
टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे जाके आप लोग देख सकते हो, सारी की सारी PDF मैंने डाल रखी है। ओके, अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अगला जो हमारा आएगा पार्ट उसको आप देख सकते हो। तो गुड बाय एंड जय हिंद।